माय डियर फ्रेंड, GKGS प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 17 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपी PSC या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्व रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार जीके का एक सीरीज चालू करने वाला हूं। इसके अलावा करंट अफेयर MCQ क्वेश्चंस का एक सीरीज करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तवक़ात ए नासरी मिनास उल सिराज का है, या फिर तारिक ए फिरोज शाही या शम्स ए सिराज का है, या तुगलकनामा इब्न बतूता का है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सही आंसर होगा तुगलकनामा। यह इब्न बतूता ने नहीं लिखा था। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो भारत आया था, और इसने तुगलकनामा नहीं लिखा था। तो लिखा किसने था? तुगलकनामा के रचयिता जो हैं तोता ए हिंद अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और अमीर खुसरो ने इस तुगलकनामा बुक में खुसरो शाह पर गियासुद्दीन तुगलक के विजय को इस तुगलकनामा में वर्णन किया है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, सैडलर आयोग को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को, या फिर रेले आयोग को? सही आंसर होगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह जो चार्ल्स वुड थे, जिनके नाम पर यह वुड डिस्पैच का नाम रखा गया, वो उस समय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गठन किया गया था कंपनी सरकार के द्वारा, उसके हेड थे। और उन्हीं के नाम पर एक शिक्षा की योजना लाई गई, जिसे हम वुड डिस्पैच योजना के नाम से जानते हैं। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? बेल्जियम, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, USA, या फिर तुर्की एवं यूक्रेन? सही आंसर हो जाएगा तुर्की और यूक्रेन जो हैं, यह चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। आपका सही आंसर होगा D नंबर। तुर्की और यूक्रेन यह चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। चुकंदर का उपयोग जब ज़्यादातर खून की कमी, जिस तरह से अनार में अनार खाने से ज़्यादा खून बनता है, उसी तरह चुकंदर के खाने से खून जो होता है वह काफ़ी मात्रा में बनता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग का, चुनाव आयोग का, लोक सेवा आयोग का, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? सही आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि अन्य सभी ऑप्शन संविधान में उल्लेखित हैं। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। चुनाव आयोग की चर्चा 329 तक, 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 से लेकर 323 तक किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है 315 से 323, इसमें संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की चर्चा की गई है। तो आपका यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस समिति की अनुशंसा पर भाग 4 क में या फिर अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, के संथानम समिति, गोपीनाथ बारदोलई समिति या जीवी मावलंकर समिति? सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 के क में, या फिर आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? सही आंसर होगा बिहार के मधुबनी जिला की ही यह शैली है। ये अधिकतर महिलाओं के द्वारा इस चित्रकारी को बनाया जाता है और यह दीवार पे या फिर सार्वजनिक स्थल के जितने भी दीवार होते हैं उन सभी पर आज भी बिहार के आप जिस भी स्टेशन पे जाएंगे, जितने भी सार्वजनिक जगह देखेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रकृति से जुड़े हुए चित्रों का एक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जिन्हें महिलाएं बनाती, अधिकतर महिलाएं इसे बनाती है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, राखाल दास बनर्जी को, यागदत्त शर्मा को या दयाराम साहनी को? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। ये टिक आउट नहीं है, बट आपका सही आंसर होगा ए नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। निम्न में कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम, त्यागराज, मैत्रेय, व्यास? सही आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। यह 17वीं शताब्दी के लगभग में एक महान संत थे और यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। बेलूर मठ अवस्थित है चेन्नई में, कोलकाता में, पुरी में या फिर मदुरै में? सही आंसर होगा बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे बेलूर नामक जगह है जहाँ पे बनाया गया है और यह रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ का जो मुख्यालय है वही बेलूर मठ के रूप में जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने ही इस बेलूर मठ का निर्माण 1897 ईस्वी में किया था। और इसकी एक खासियत है इस बेलूर मठ की कि इसमें जो है जितने भी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी की वास्तुकला को एक साथ इंक्लूड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर में किस तरह डोम भी बनाया गया है, मंदिर का भी शेप दिया गया है, चर्च का भी शेप दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरा यह रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय भी है और यह बेलूर मठ का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से? सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है। जितने भी अंग्रेजों ने जितनी भी शिक्षा नीति लाई थी वह खुद के ही फायदे के लिए लाई थी। मैं आपको ये इसी एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। यह हिंदू मुस्लिम एकता को जो था उसको समाप्त करने का एक दूरगामी योजना था। इसमें लॉर्ड मैकाले ने 1934 ईस्वी में इस शिक्षा पद्धति को अपनाया था और स्वयं मैकाले ने कहा था, उस लाइन को आप अच्छे से सुनिए। उसने बोला था कि मैं जो शिक्षा पद्धति लागू कर रहा हूँ
उसके पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ के शिक्षित युवक देखने में हिंदुस्तानी लगेंगे, किंतु उनका मस्तिष्क अंग्रेजियत से भरा होगा। तब वे अंग्रेज़ों की कठपुतली व रोबोट की तरह नाचेंगे। देखिए कितनी गहरी भाव उसने कही है। आज लोगों को इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ता है, बट जिसने इंग्लिश को भारत में लाया उसके ज़रा वाक्य सुनिए, वो किस तरह से भारतीयों को एकता को खंडित करने के लिए इंग्लिश को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंग मंडलम, या जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं, किस राज्य में स्थित है? कराल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह है तमिलनाडु। ऊटी तमिलनाडु का एक पर्वतीय सैरगाह है, मतलब घूमने का जो जगह होता है, विजिटिंग प्लेस में आता है। तो यह हिल स्टेशन तमिलनाडु में एक खास शहर जो है ऊटी वहाँ पे है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 7,440 फीट की ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचाई है। और यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ जो है, हरियाली चारों साइड जो फैली हुई है, चाय के बागान आपको देखने के मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ जो हैं ये मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। आजकल तो ये न्यू कपल के लिए हनीमून का डेस्टिनेशन भी है। तो ये ऊटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु में स्थित है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? बुद्ध के जीवन की जो भी घटनाएं हैं उसको एक डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो वो आपसे पूछा जाता है कि उनका जन्म क्या कहलाता है, उनका ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाता है, उनका जो प्रथम उपदेश था उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा उनका गृह त्याग का जो घटना है, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो इसे ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। फिर उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। और वो किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी। बचपन का नाम क्या था बुद्ध का? सिद्धार्थ। पालन पोषण कहाँ पे हुआ था और किन्होंने किया था? मेनली किन्होंने किया था? तो बुद्ध का जो पालन पोषण था वह उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर पत्नी की बात करें तो यशोधरा, बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और वह कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो आप ये याद रखिएगा, बुद्ध खुद ही शाक्य कुल के थे, जबकि उनकी शादी जो हुई थी वह कोलीय राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उपदेश उन्होंने ऋषिपत्नम या सारनाथ में दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 483 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में इनकी मौत हो जाती है और उस घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? सही आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल के ही सबसे महान जो चित्रकार थे उन्हें उस्ताद मंसूर खां या मंसूर के नाम से जाना जाता था। और ये जो बादशाह जहांगीर ने ही उन्हें संरक्षण
प्रदान किया था, अपने दरबार में जगह दिया था। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, MS कृष्णा, फजल अली, हृदयनाथ कंजुरू। राजभाषा आयोग सही आंसर हो जाएगा। या बीजी खरे जो थे वे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 344(1) में जो शक्तियां दी गई है उसका उपयोग करके 1955 ईस्वी को बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग के लिए सिफारिश किया गया था। अब राजभाषा आयोग का जो सिफारिश था वो किस किस चीज़ के लिए राजभाषा आयोग का बात किया गया था वो आप जानिए, यही उसका मुख्य कार्य भी हो जाएगा। तो हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो, पहला उद्देश्य था। संघ के सभी और सरकारी काम के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना हो। अनुच्छेद 348 में जो वर्णित कार्य थे उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसकी चर्चा के लिए राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। संघ के किसी खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप क्या होगा, ये सभी क्वेश्चंस थे जिसको बीजी खेर की अध्यक्षता में एक सिफारिश तैयार किया गया और उसी के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या अशफाक उल्लाह खान? सही आंसर होगा यह चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है। इसी पार्क में जब अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया था तो उन्होंने अंग्रेज़ों को समर्पण करने के जगह पे, सरेंडर करने के जगह पे खुद के सीने मस्तिष्क में गोली मार ली थी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आज जो हमारी देवनागरी लिपि हिंदी जो है वह उसका प्राचीन रूप कौन सी लिपि थी? देवप्रिय, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी? सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है वही देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। मौर्य सम्राट अशोक जो था उसने जो अधिकांश उसके जो अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इसे ही आधुनिक रूप में हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हालांकि अशोक के अन्य जो शिलालेख हैं उसमें खरोष्टी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन उनकी संख्या जो है वह कम है और देश के पश्चिम उत्तर भाग में पाए जाते हैं। मतलब कंधार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस एरिया में जो आज का है वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उनमें खरोष्टी और अरामाइक लिपियों का उपयोग देखा गया है, जबकि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वह ब्राह्मी लिपि में थी। ब्राह्मी लिपि लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं। जो आज अब हम लोग देवनागरी लिपि भी कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं ही लिखते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि जो है वह दाएं से बाएं लिखा जाता है। जिस तरह से उर्दू दाएं से बाएं लिखा जाता है, उसी तरह से खरोष्टी लिपि में लिखावट जो होती है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू के निर्देशक कौन हैं? इसके डायरेक्टर कौन हैं? यह मिताली राज की बायोपिक है। राहुल ढोलकिया, जोया अख्तर, अब्बास मस्तान, करण जौहर? सही आंसर हो जाएगा राहुल ढोलकिया। ये शाबाश मीठू जो मिताली राज की बायोपिक है उसके निर्देशक हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मैंने इससे पहले के वीडियो में, पहले के सेट में ही आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम 4 जो अधिवेशन था 85, 86, 1885, 1886, 1887 और 1888 के बारे में फुल डिटेल दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख लें, प्रैक्टिस सेट 16। सही आंसर होगा 72। और यह प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? मुंबई में यह प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, और व्यापारी, जमींदार, वकील, ऐसे लोग इसमें सम्मिलित थे। नैरोबी किस देश की राजधानी है? सीरिया, अफगानिस्तान, केन्या, कोरिया। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। सही आंसर होगा केन्या की राजधानी नैरोबी है। कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या सू नहर? सही आंसर होगा कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पनामा नहर किन दो सागरों को मिलाती है। यह है आपका कील नहर का जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं। ज़मीन के बीचों बीच एक नहर बनाई जाती है, जिससे शिप के पास हो जाने के बाद दूरी बहुत ज़्यादा कम हो। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा, सतलज, बेतवा या रावी? सही आंसर होगा हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? जो पान में कत्था दिया जाता है उसमें किस पेड़ का उपयोग होता है? साल, खैर, बबूल या साजा? सही आंसर होगा खैर के पेड़ का उपयोग कत्था बनाने हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी? कौन सी मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो चाय बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है? सही आंसर होगा चाय बागान में अम्लीय मिट्टी जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। मैं आपको बताऊं, जहां पर चाय की अधिक मात्रा होती है वहाँ की मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। मतलब जहाँ पे लेटराइट मिट्टी होती है वहाँ पे अधिकतर चाय उगाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कपास के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो रेगूड़ या काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चाय की खेती के लिए जो आवश्यक है वह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। और जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान 4.5 से 6 पीएच वैल्यू के बीच में होना चाहिए। और जब भी 7 से कम पीएच वैल्यू रहता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, वह अम्ल कहलाता है। जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वह क्षार कहलाता है। और 7 पीएच वैल्यू वाले को हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना? मेनली नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा बनी रहे, इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट जो भी होते हैं, उड़द, ढैंचा गांव घर में बोला जाता है, ये सभी जो प्लांट होते हैं
इन सभी को बीच में उगाया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि में फिर से नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ से इन ऑप्शन में बताना है कि किसकी जो है वह उगाई जाती, कौन सी फसल उगाई जाती है उर्वरता बढ़ाने के लिए, गेहूँ, चावल, उड़द या गन्ना। सही आंसर होगा उड़द। इसका फसल जो है ये उपजाया जाता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? भावर, खादर, बांगर या खोंडोलाइट। सही आंसर होगा बांगर कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये झील दिए गए हैं और राज्य का नाम दिया गया है। वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल झील कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। आपको बताना है कि कौन सा झील और उनके राज्यों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर होगा लोकटक मेघालय। यह सही नहीं है। लोकटक एक तैरता हुआ झील है जो कि मणिपुर में स्थित है, तो यह आपका सही नहीं होगा। बाकी अन्य सभी ऑप्शन, वेम्बनाड झील केरल में है, डल झील कश्मीर में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वहीं पर ऑन्कोलॉजी या कैंसर विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, एनजीटी, यूएनओ या फिर ग्रीनपीस। एक्चुअली इसका पूरा नाम ग्रीनपीस इंटरनेशनल होता है। सही आंसर होगा इंटरनेशनल संस्था के रूप में अगर पर्यावरण के लिए काम करता है तो वह ग्रीनपीस इंटरनेशनल काम करता है। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर को, बाबर को, औरंगजेब को, शेरशाह सूरी को। सही आंसर होगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिए। और मुग़ल शासक जो औरंगजेब था वह अंतिम तो नहीं कह सकते हैं, अंतिम शक्तिशाली शासक था और उसे जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था। कुरान में जो आयतें होती है वो लिखने का काम करता था और टोपी सिलने का काम करता था और इसीलिए वह, चूँकि शुरू में इसका जीवन जो था वह आयत लिखना और टोपी सिलना ये सभी काम में बीते थे, तो इस तरह से यह एक कट्टर मुस्लिम था और इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? सही आंसर होगा महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, जबकि मालवा पठार जो है वह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है शीघ्र आगमन, विलंबन व शिथिलन, विलंब व बलवती, शीघ्र आगमन व शीघ्र निवर्तन। अल नीनो एक ऐसा इफेक्ट होता है, यह हमारे भारतीय मॉनसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
सबसे मेन जो कारण होता है एल नीनो के फलस्वरूप वह विलंबन, देरी, मानसून का देरी में से आना। जबकि केरल 1 जुलाई के लगभग मानसून का आवागमन हो जाता है और 15 जुलाई के लगभग उत्तर भारत में मानसून का आगमन होता है। और यह देरी जो होता है वह मेनली एल नीनो इफेक्ट के कारण होता है। आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं या मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो महासागरीय जलधाराएं हैं उन पे और एल नीनो इफेक्ट, मानसून जो है भारत का, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। गोल्डन लंगूर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम, मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर होगा असम राज्य में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। अजय त्यागी, टी.एस. त्रिमूर्ति, जे अजय कुमार या फिर शिवदास मीना को। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उस देश का नाम बताइए जो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की मेजबानी करेगा। यूएसए, इंडिया, चाइना, रसिया। आपको मेरे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट, ये सभी के एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सही आंसर होगा यूएसए। यहीं पे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी करेगा। चंदेल वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? चंदेल वंश से आप जानते होंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के ही शासकों ने बनवाया था। तो यहाँ पे है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मन, विद्याधर, विश्वनाथ, परमादिदेव। सही आंसर हो जाएगा परमादिदेव को चंदेल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कृत्रिम सोना किसका मिश्र धातु है? जो आप रोल गोल्ड बोलते हैं वह किसका मिश्र धातु है? सीसा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, तांबा और एल्यूमिनियम का, तांबा और लोहा का। सही आंसर हो जाएगा तांबा और एल्यूमिनियम, दो धातु के मिलाने के फलस्वरूप कृत्रिम सोना या रोल गोल्ड इसे कहा जाता है। इसका जो कलर होता है बिल्कुल सोने की तरह लगता है और महिलाएं कम दाम में मिलता है और इसका आभूषण के रूप में इस्तेमाल करती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने के फलस्वरूप निकल जाती है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। आपको वो राज्य बताना है जहाँ पे मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। सही आंसर हो जाएगा केरल वैसा राज्य है जिसे मसालों की रानी या फिर मसालों का बागान कहा जाता है। निम्नलिखित तापमान निम्नतम तापमान जो लोएस्ट तापमान होता है, माइनस में तापमान वगैरह, ये किस थर्मामीटर से मापा जाता है?
मरकरी थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर या फिर मिनिमम रीडिंग थर्मामीटर या मैक्सिमम रीडिंग थर्मामीटर। आपको आंसर देना है। ये सारे थर्मामीटर के टाइप हैं किसमें हम न्यूनतम तापमान को मापते हैं। सही आंसर होगा अल्कोहल थर्मामीटर। इसके द्वारा हम न्यूनतम तापमान को मापते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्तर में कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है? मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाए हैं मगध का उत्कर्ष शीर्षक से, जिसमें मैंने 16 महाजनपद को फुल डिटेल में कवर किया है। सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था। और एक पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का कौन सा सिर्फ और सिर्फ एक ही जो था वह महाजनपद दक्षिण भारत में आता था, तो वह असमक था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, इनमें से कोई नहीं, बैटल ऑफ सिवाना या फिर खतौली का युद्ध। सही आंसर हो जाएगा खतौली का युद्ध जो था, इसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? सही आंसर होगा गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह 2020 का है। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करती है? जैन कला, बौद्ध कला, मुस्लिम, ईसाई? सही आंसर होगा बौद्ध मूर्तिकला को सांची जो है वह निरूपित करता है। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अकबर ने बनवाया था। अकबर बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार करवाया था। अशोक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। मैं अशोक की बात कर रहा हूँ, मौर्य सम्राट अशोक की। तो उसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को उड़ीसा भेजा था और डिफरेंट देशों में इसका प्रचार करवाया था। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा यह निर्धारित करने का जो पावर होता है वह वित्त आयोग का होता है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया कि वित्त आयोग 280 के तहत है, तो यही एक संवैधानिक संस्था है। बाकी अन्य सभी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्था नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संसद? सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाएगा? करंट है
नासिक, येरूशलेम, नागपुर, पुणे, मुंबई। सही आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह पहला जेरूशलेम मुंबई फेस्टिवल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह पहली बार कहाँ पे मनाया जाएगा? मुंबई में मनाया जाएगा। आपदा जोखिम वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र, चंडीगढ़ हरियाणा, देहरादून उत्तराखंड। ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं। सही आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में प्रौद्योगिकी श्रेणी का उपयोग करते हुए सर्वाधिक ग्राहक केंद्रित बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है, जो यह पुरस्कार देता है, तो उसमें सर्वाधिक ग्राहक केंद्रित बैंक के कैटेगरी में किस बैंक ने पुरस्कार जीता है 2019 का? भारतीय स्टेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक। सही आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। इसने ही ग्राहक केंद्रित बैंक, मतलब ग्राहक ओरिएंटेड जो है, जो ग्राहक के लिए ज़्यादा काम करता हो, वैसे बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। द थीन माइंड मैप बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, सलमान रश्दी, चेतन भगत, धर्मेंद्र राय। इंपॉर्टेंट बुक है द थीन माइंड मैप बुक। सही आंसर होगा धर्मेंद्र राय के द्वारा यह बुक लिखा गया है। उस शहर का नाम बताएं जहां अगले 5 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, पटना बिहार। सही आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र में अगले 5 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे ई ऑफिस का राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे पहले ई ऑफिस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, और हमारे पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, या फिर केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री कौन हैं? तो वह जितेंद्र सिंह हैं। सही आंसर होगा नई दिल्ली में इस कार्यशाला का उद्घाटन किया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 18 के साथ कल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन मेरे जो वीडियोज आते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको ससमय मिलता रहे। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 18 के साथ।